हेलो, वेलकम यू ऑल अगेन। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट पार्ट 8th पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने समझा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना नहीं सीखा। देयर आर टू पर्टिकुलर पोजीशंस, इक्वेटर पर कोई पॉइंट दे रखा था और एक्सिस पर कोई पॉइंट दे रखा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपने सीखा। एक और होता है जनरल पॉइंट दे रखा हो, बट दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। इफ़ यू डिमांड दैट तो उसको भी हम कर पाएंगे कमिंग क्लासेस में, इफ़ यू डिमांड दैट टू स्टडी दैट। आज जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक टॉर्क जनरेट होता है, उसकी स्टडी करनी है। टॉर्क यू मस्ट नो, नहीं पता तो एवरीथिंग आप यहाँ सीखेंगे आज। चलिए, तो आज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की क्लास स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और एक डाइपोल आपको दिख रहा है -q और +q वाला डाइपोल दिख रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सभी का डिस्कशन करना है। अच्छा आप बताओ, नहीं बता रहे हो तो मैं ही बताता हूँ। चलो, आप नहीं बता रहे हो। +q चार्ज जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है तो बताओ, वहीं से बोलो, लिखना लिखना नहीं। F = QE होती है। ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स अलोंग द पॉजिटिव चार्ज के लिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता। ठीक है ना? तो जरा यहाँ पर अब बताओ आप, प्लस के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट में कि राइट में? किधर लग रहा होगा, बोलो किधर लग रहा होगा? राइट साइड में फोर्स लग रहा होगा। इस -q पर फोर्स लगेगा किधर? लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। ऐसा ही देखते आपको कुछ तो याद आया, क्लास 10th में भी पढ़ा था सर हमने कि दो फोर्सेस F और F 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सर कैसे लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने हो तो कैसे कैसे लगा सकते हो? F 10 न्यूटन इधर लगाया तुमने और 10 न्यूटन इधर लगाया, तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? इस फिगर में सर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो जितने से आगे धक्का दे रहे हैं उतने से ही पीछे धक्का दे रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ना तो आगे जाने वाला और ना पीछे जाने वाला, वैसे ही रहेगा। इस केस में F नेट तो 0 है सर। अच्छा, तो सर इसमें भी तो F नेट 0 है। ऊपर 10 न्यूटन का लगाया तो नीचे भी तो 10 न्यूटन का ही लगाया है, तो F नेट तो 0 है। ठीक है सर, लेकिन इस केस में क्या है सर? इस केस में सर आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ऊपर 10 न्यूटन और नीचे 10 न्यूटन। तो ये जो मार्कर है पेन, ये क्या करने लग जाएगा? पेन ये रोटेट करने लग जाएगा। तो इसके साथ में इसका रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको आप किस नाम से जानते हो? मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, वो क्रिएट होगा और वही क्या करेगा? इसको घुमाने लग जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क जनरेट हुआ, उसी की बात होनी है यहाँ पर। ये तो समझ आया ना कि क्यों टॉर्क जनरेट करना है, एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसका कोई रीजन है, वो यहाँ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई रीजन है। तो आपने देख लिया कि सर F नेट तो 0 है। अगर F नेट 0 है, F नेट तो 0 है, दो फोर्सेस इक्वल इन अपोजिट है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कपल। और उसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर हमें ऑलरेडी याद है, क्योंकि हमने 10th की क्लास पढ़ करके पास करी है। तो फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स और दोनों के बीच का सेपरेशन, अब ये सेपरेशन कौन सा लिया जाता है? तो द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन की, ये डिस्टेंस ले सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर आप 12 बोलते ही हो, बिकॉज अब तो याद ही हो गया, डाइपोल की जो लेंथ है वो 12 है। तो अगर ये थीटा हुआ तो सर ये कितना हुआ? 12 sin थीटा हुआ। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लिखा, सो टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू L। F का मतलब कितना है? कितना फोर्स लगेगा? तो सर इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E
लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। तो Q इंटू ई तो हो गया फोर्स। L का मतलब क्या है? L यहाँ पर मैं इसके प्लेस पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ या फिर मैं D लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो वो कितनी है? वो है 2L साइन थीटा। फिर से सर Q और 2L एक साथ हो गए तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी है। क्या है उसका नाम? बहुत बार यूज कर लिया, आप तो याद कर लिया, प्रीवियस लेक्चर को इतना टाइम से रिवाइज किया। Q इंटू 2L, Q इंटू 2L का मतलब क्या आ गया? P आ गया। क्या आ गया? P तो लिख देते हैं पहले अच्छे से, अगली लाइन में आप करेंगे Q इंटू 2L ई साइन थीटा। इतना बच गया यहाँ पर, ये टॉर्क है हमारे सामने। तो Q इंटू 2L के प्लेस पर हो गया P ई साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू ये आ गई। हम अगर चाहते हैं कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था 10th में कि टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ डायरेक्शन होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? P क्रॉस ई, P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तो अगर फॉर्मूला है क्रॉस वेक्टर है, यहाँ साइन दिख रहा है, तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन किया जा सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन किया जा सकता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा भी डिफाइन कर ही लेते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कर लेते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला आपने बताया कि PE साइन थीटा है, PE साइन थीटा है, जहाँ थीटा एंगल था, कितने एंगल पर हमने ले रखा था हमारे डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर बना रखा था। हियर इफ साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जब थीटा 90 हो। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू सर IP इंटू ई। कब होगा? कब होगा? जब हमारा जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे रखा हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल ऐसे रख दिया हमने, तो उस केस में तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, मतलब तेजी से घूम जाएगा। मिनिमम कब होगा? टॉर्क तो जब थीटा 0 हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो उस केस में मिनिमम हो जाएगा। अब 0 180 तो आपको पता ही है, तो मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू आपको याद रखनी है। मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू आप याद रखेंगे। वो टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? टॉर्क की मिनिमम वैल्यू आ गई 0। कैसा इसका डायग्राम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रही है वैसे ही आपने रख दिया डाइपोल को, तो प्लस वाले पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस वाले पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम ही था, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गई, तो ना तो ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा ना ही रोटेशनल मोशन करेगा। ट्रांसलेशनल पहले भी नहीं कर रहा था, रोटेशनल अब नहीं कर पाएगा। सो आपने आज की क्लास में देख लिया है कि जो हमारा टॉर्क है वो जनरेट हो जाता है जब भी हमारे डाइपोल को हम किसी भी एंगल पर अगर पुट करते हैं। सो if it seems helpful for you, so continue watching, and while studying here, there is a must thing that you make all the notes. आप सीक्वेंस में नोट्स बनाते जाइए, and you mention your doubts if they arises regarding the lecture, or when you solve your question books, you can message us. We will include your doubts as well. So thank you all for joining us. Enjoy the day.